हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर? टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ जाइए। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए ताकि वो भी अच्छे से अपने डीएलएड की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो आपको पता ही है, यहाँ के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं 2025 वाले बच्चों के लिए, और ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। ठीक है, तो आपको पता ही है, जो बच्चे पहले से जानते हैं उन्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन आज जो जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल बता देते हैं क्या है। हम यहाँ पर हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और जो बाल विकास पेपर फर्स्ट है हमारा ईडीओ फर्स्ट, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं मैडम जब सब कंप्लीट ही कर लिया तो पढ़ेंगे क्या? तो हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पेपर सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं आप आज हमारी इसी क्लास में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टीचर जो आपको पढ़ाएंगी वो पढ़ाएंगी अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी, तो संस्कृत की टाइमिंग 4 बजे की है, और कंप्यूटर भी वही पढ़ाएंगी, और कंप्यूटर की टाइमिंग 3 बजे की। ठीक है, इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सारे टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस आपको भी हमारा साथ देना है और मेहनत करना है अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास जो है अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है ये आपका, और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसको आप ईडीओ 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? ईडीओ 2 के नाम से जानते हैं। और प्रथम प्रश्न पत्र है, और सभी को पता है इसके लिए अंक कितने निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अंक 50 निर्धारित किए गए हैं। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हमारा 50 नंबर का होगा, बाकी सारे हम नंबर के हमारे 25-25 नंबर के होंगे। ठीक है, और एक एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो आप ये सब जानते ही हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता रही हूँ आपको। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम आज क्या कर रहे हैं। अब हम करेंगे शिक्षण जो विधियां हैं, आज हमारी ये तीसरी क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? तीसरी क्लास होगी, शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो आप मेरी पहली और दूसरी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हमारा ये क्या है, ये हमारा पार्ट 3 है। कौन सा है? पार्ट 3 है। ठीक है, तो पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट आप मेरा जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम पार्ट 2 में जो एक प्रविधि थी वो हो नहीं पाई थी, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहानी प्रविधि देखेंगे हम, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी यहाँ पर, तो क्या करेंगे, कहानी कथन प्रविधि को देखते हैं। ठीक है, कौन सी है? कहानी कथन प्रविधि। कौन सी? कहानी कथन प्रविधि। तो एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी। जैसे वाक्य से शुरू होने वाली कहानियाँ हम सभी ने अपनी दादी नानी से सुनी होंगी। ठीक है, और उनमें बताई गई बातें हम सभी को याद है। आपको पता ही होगा, जब आप छोटे होंगे तो आपकी दादी या नानी आपको स्टोरी सुनाती होंगी, वो स्टोरियाँ आपको आज भी याद होंगी। ठीक है, यदि विधा कहानी कथन कहलाता है, यही क्या कहलाता है? कहानी कथन कहलाता है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षण तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्द सीखेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे कि कक्षागत अनुशासन भी बना रहेगा और इनमें जिज्ञासा जागृत होगी। अगर हम बच्चों को अच्छे से कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे क्या है, बहुत मज़े में सुनते भी हैं, और क्या उनके अंदर आकर्षित भी होते हैं। वो कहेंगे, मान लीजिए आप एक दिन कहानी सुना दी, अगले दिन भी वो बच्चे क्या कहेंगे, मैम आज भी कहानी सुनाइए। ठीक है, तो और उनमें क्या होती है, जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, तो यह विधि मुख्यतः मौखिक ही होती है। तो आपको पता ही है, कहानी अगर हम कहेंगे तो मौखिक विधि के द्वारा ही कहेंगे, मुंह से बोल के ही कहेंगे। ऐसा तो ना कि ब्लैक बोर्ड पे कहानी लिख दिया और हो गया कहानी प्रविधि या विधि, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी कथन भी बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे इसे बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। आगे चलते हैं, इसका महत्व जानेंगे। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है अब देखेंगे। कहानी विधि का
क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो अब हम देखेंगे कहानी विधि का महत्व। ठीक है, अब कहानी विधि का महत्व जानेंगे। तो हम आप कहानी विधि का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कहानी विधि का महत्व क्या होता है, क्या उपयोगिता है इसकी। तो इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि कुछ बच्चों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, एकाग्रता। क्या, बच्चे की एकाग्रता बनी रहती है। और दूसरा क्या है, कल्पना शक्ति का विकास। बच्चे में क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। सही है। थर्ड इसमें होता है कि अधिगम की तीव्रता। बच्चे के अंदर अधिगम की क्या होती है, सीखने की तीव्रता होती है। ठीक है। फोर्थ इसमें है, कहानी विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। क्या है, ये विधि जो होती है सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। सही है। आगे हम चलते हैं और इसकी महत्वता देखेंगे। फिफ्थ इसमें है, कहानी कथन स्तर अनुकूल हो। कैसा हो, अनुकूल हो। ठीक है, आप छोटे बच्चे को बड़े क्लासेस की कहानी स्टोरीज नहीं सुना सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, और बड़े बच्चों को छोटे बच्चों की स्टोरीज नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए ताकि उनका जो कक्षा शिक्षण है उससे रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है। सिक्स देखते हैं, कहानी कथन की भाषा स्पष्ट सरल हो। कैसी हो, स्पष्ट हो और सरल हो। सेवेंथ इसमें है, कहानी कथन में प्रसंग अनुसार हाव भाव आरोही अवरोही हो। क्या हो, हाव भाव हो, आरोही अवरोही। जैसे हम छोटे क्लासेस में बच्चों को कहानी कराते हैं तो हम वैसे ही एक्शन करते हैं। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाती हैं तो वैसे ही एक्शन करती हैं और लय ताल के अनुसार पढ़ाती हैं उस कहानी को। ठीक है। 8 नंबर है, कहानी कथन के साथ पाठ्य सह सामग्री का उचित प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो लर्निंग जो मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका भी प्रयोग करना चाहिए हमें। चाहिए। 9 नंबर है कि कहानी कथन के बाद अधिगमकर्ता से बोधगम्यता के प्रश्न अवश्य पूछे जाएं। ठीक है, अगर हमने कहानी पढ़ा दी तो हम उससे पूछेंगे, तो उससे रिलेटेड हमें बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, अगर मान लो हाथी या चींटी की कहानी सुना रहे हैं या खरगोश या कछुओं की कहानी बच्चे को सुना रहे हैं तो उसमें बच्चे से हमें क्वेश्चन भी पूछना है। ठीक है, कि इससे आपको क्या सीख मिली, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, इसमें कितने लोग थे। इस तरीके से हम बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उस कहानी से रिलेटिव। तो यहाँ पर ये कहानी की उपयोगिता ही आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप कहानी विधि का महत्व अच्छे से समझ गए होंगे और होता क्या है और कैसे हम इसको उपयोग में ला सकते हैं अपनी क्लास में, ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, हमारी होगी उदाहरण विधि। कौन सी होगी, उदाहरण विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसके बारे में आपको कई तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो किसी कठिन या मूढ़ तथ्य, घटना, वस्तु को सामग्री, प्रसंगों, अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम कुछ समझा रहे हैं तो वहाँ पर हम उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसे और अच्छे से समझाने के लिए और उसको और रुचिकर बनाने के लिए या उस घटना को सत्यता मतलब कि प्रमाणित करने के लिए कि हाँ नहीं ऐसा हो सकता है, तो हम वहाँ पर कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि भगत सिंह की या गांधी जी की या कोई भी महान पुरुष होता है, हम उसकी जो है बच्चों को उनकी वीरता, साहस और बलिदान के बारे में बताते हैं कि हमारी स्वतंत्रता में उन्होंने ऐसे योगदान किया है कि इस तरीके से क्या क्या उस समय उन्होंने हमारे देश के लिए किया था। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या होती है, राष्ट्र की भावना भी जागृत होती है। ऐसी उनकी हम और भी कहानियाँ सुना के उसके अंदर राष्ट्रीय एकता की भी भावना जागृत कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें एक जो डेफिनेशन के अनुसार देखेंगे, एच के कोचर के अनुसार। तो उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है। किससे है, प्रतिमान, चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं और उनकी प्रक्रिया में उस पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं। ठीक है, ये सीखने वालों की भावनाओं, कल्पनाओं,
को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जो सीखता है उसकी भावना और कल्पना को क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो प्रेरित करते हैं। ठीक है, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं और वह सभी ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं। ठीक है, सारे तरीके से क्या है, वो ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। सही, आगे हम चलते हैं। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि उदाहरण विधि क्या है। ठीक है, आगे और जानेंगे हम इसके बारे में। उदाहरण विधि के प्रकार। ठीक है, आपको आता है कि उदाहरण विधि के प्रकार बताइए, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, तो पहला इसमें क्या होगा, मौखिक उदाहरण और दृश्यात्मक उदाहरण। कैसा होगा, मौखिक उदाहरण और दृश्यात्मक उदाहरण। ठीक है, तो मौखिक उदाहरण क्या होगा, मौखिक उदाहरण में हम इस प्रविधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र विषय को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको जब स्टार्टिंग में मैंने ऐसी बताई थी विधियाँ जिनमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या था, मैंने अपने मौखिक एग्जाम्पल दिया। कैसे, मैंने आपको केवल अपने मुंह से बताया है। ठीक है, और उसके हाव भाव बताया किस तरीके से, वो एग्जाम्पल था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, मौखिक एग्जाम्पल होगा। तथा छात्र विषय को अच्छी तरह से क्या होते हैं, समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे जो सब्जेक्ट होता है उसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। और अगला है सेकंड, दृश्यात्मक उदाहरण। क्या है, दृश्यात्मक उदाहरण। इसमें अध्यापक विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र, मानचित्र तथा ग्लोब का सहयोग लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि जब हम बच्चे को क्या तारामंडल के बारे में बताएंगे, ये हमारा सौर ग्रह है, उसके बारे में ये हम अपने सौर मंडल के बारे में बताएंगे, तो बच्चे को क्या है, हम चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी मॉडल के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था दृश्यात्मक में, मान लीजिए हम पेड़ के बारे में बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, पेड़ के पार्ट्स बताना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पेड़ उठा के ले आएंगे। ऐसे नहीं पूरा उखेड़ कर बड़ा सा पेड़ ले आए, छोटा पौधा ले आएंगे और उससे बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, उससे उनके पार्ट्स बताएंगे कि देखिए ये तना है, ये पत्ती है, ये पुष्प होता है। ठीक है, और कौन कौन से पुष्प होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ये हम वैसे तो बड़ी कक्षा में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये हमारे दृश्यात्मक उदाहरण माने जाते हैं। सही, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आप इसके प्रकार अच्छे से समझ गए होंगे, प्रकार आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप उठा के देखना। तो आगे चलते हैं, उदाहरण की सहजता उसका सबसे बड़ा गुण है। क्या होता है, सहजता इसका सबसे बड़ा गुण है। तो शिक्षण कार्य जितने ज़्यादा उदाहरण दृष्टांतों से समझाया जाएगा, वह आप प्रत्यक्ष छात्रों को पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जितने ज़्यादा बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखते हैं, बच्चों क्या है उतनी ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। क्या हो जाती है, गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है। स्वर संधियों में दीर्घ संधि, जैसे मान लीजिए स्वर्ग संधि में दीर्घ संधि के अर्थ को हम जितने उदाहरण कितने होते हैं, रामायण हो गया, विद्यालय हो गया, सदाचार हो गया, और रामज्ञा होगा, देवालय, मुख्यालय। ठीक है, आज्ञा अनुसार, ये सारे क्या होते हैं, स्वर संधि के जो दीर्घ संधि होती है उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि का अर्थ जितना ही गृहित बनाएगा, ठीक है, उससे एग्जाम्पल के द्वारा क्या है, हम उतने ही अच्छी तरीके से उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उसको समझ सकते हैं स्पष्ट तरीके से। तो उदाहरण जो है, अगर कुछ भी आप कभी भी टीचिंग करने जाएं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उदाहरण के द्वारा समझाएं। सही है, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखेंगे और इसके बारे में। तो उदाहरण विधियों का प्रयोग कैसे करें, तो उदाहरण विधियों को हम कैसे प्रयोग करें, तो उदाहरण सरल व स्पष्ट भाषा में हो। क्या हो, सरल और स्पष्ट भाषा में हो। मान लीजिए आप हिंदी की क्लास लेने गए हैं, तो आप हिंदी के ही उसमें एग्जाम्पल डालें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर साइंस का एग्जाम्पल डाल देते हैं, और अगर आप मैथ्स की क्लास लेने गए हैं तो आप मैथ्स के एग्जाम्पल्स डालें बच्चे के लिए। ठीक है, तो उनके दैनिक जीवन के एग्जाम्पल डालें। ठीक है, जो दैनिक जीवन में हो रहा है उनके। अगला इसमें है उदाहरणों में विविधता हो। कैसी हो, विविधता हो। ठीक है, ये नहीं है जो आपने हिंदी की क्लास में उदाहरण दिया है भाई आप मैथ में दे रहे हैं, भाई साइंस में दे रहे हैं, सारे उसमें आप एक ही एग्जाम्पल को लगाए पड़े हैं। अगला इसमें है उदाहरण
स्तर अनुकूल हो, बच्चे के स्तर के अनुसार एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर बच्चे बड़ी क्लास के हैं तो उन्हें बड़े उनके स्तर के अनुसार एग्जाम्पल हो, अगर बच्चे छोटे क्लास के हैं तो उनके अनुसार एग्जाम्पल होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित व रुचिकर हो। कैसे हो? बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ आप ऐसा एग्जाम्पल दे दे जिसके बारे में बच्चे ने कभी सुना ही ना हो। ठीक है, और उसको क्या हो, बोरियत फील हो। ठीक है, वो क्लास में एक्टिव भी नहीं रहेगा, वो रुचि भी नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके समझाने में। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उदाहरण प्रविधि या विधि को यूज करते समय। आगे देखते हैं और जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे उदाहरण विधि का महत्व या इसकी उपयोगिता मान लीजिए आप। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है? सरलीकरण, स्पष्टीकरण। क्या? सरलीकरण हो शिक्षण में और स्पष्टता हो, बोधगम्यता हो। क्या हो? शिक्षण में बोधगम्यता हो। ठीक है, आगे देखेंगे रुचिपूर्णता हो। कैसा हो? रुचिपूर्णता हो, मतलब बच्चे सारे उसमें रुचि लें। ठीक, फोर्थ इसमें है अधिगम संभाव्यता हो। क्या हो? अधिगम संभाव्यता हो। फिफ्थ इसमें है सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्मुख हो। क्या हो? सरल से कठिन हो और ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्मुख हो। सही है, तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से जो है हम उदाहरण विधि के महत्व बच्चों के अंदर इनका प्रयोग करके उनके शिक्षण को अच्छा बना सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगली विधि कौन सी होगी हमारी। तो अब हमारी है खेल विधि। कौन सी है? खेल विधि। तो क्या है ये खेल विधि? बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। इससे बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आपको भी जब आप छोटे होंगे पढ़ते होंगे तो आपको भी खेलना ही ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, तो देखेंगे खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी के द्वारा बालक अपने को मूल रूप से व्यक्त करता है। क्या करता है? खुद को क्या है? मूल रूप से व्यक्त करता है। तो डेफिनेशन में जानेंगे ह्यूजिज के अनुसार। ठीक है, तो वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसमें स्वाभाविक रूप में पाई जाती है। ठीक है, प्रायः क्रीड़ा विधि कहलाती है। इसके लिए हम क्या कहते हैं? क्रीड़ा विधि भी कहते हैं। खेल विधि को क्रीड़ा विधि भी कहते हैं। अगर आपको क्रीड़ा विधि भी आ रही है तो वहाँ पर वो खेल विधि ही होगी। ऐसा नहीं है कि ये क्रीड़ा विधि अलग है और खेल विधि अलग है, दोनों सेम है, दोनों के एक ही नाम है। सही है, तो खेल खेल में सीखो यह कथन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संकेत करता है। क्या करता है? कि बच्चे को हमें खेल खेल में सिखाना चाहिए। इस विधि में परगम्यता शिक्षण को नवीन दिशा दी है। ठीक है, इससे शिक्षण ज़्यादा रुचिपूर्ण हो गया है। रायवर्ण के अनुसार, किसके अनुसार? रायवर्ण ने क्या कहा है देखेंगे खेल विधि के बारे में। तो रायवर्ण ने इसका महत्व को बताते हुए कहा है कि यह विधि, किसने? रायवर्ण ने कहा है इसके महत्व को बताते हुए, तो यह विधि बालक को रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है। किसको करती है? यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास करती है। किसका करती है? समूह प्रवृत्ति का विकास करती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्ति का विकास कर व्यक्तियों को संतुलित बनाती है। कैसे बनाती है? व्यक्ति को संतुलित बनाती है। कौन सी विधि बनाती है? क्रीड़ा विधि बनाती है। अगर क्रीड़ा विधि का खेल विधि आ रहा तो भी यही लिखना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे खेल विधि क्या है। अब कभी कभी खेल विधि के कुछ अब और आगे चलते हैं आगे देखते हैं इसके बारे में। और तो खेल विधि से शिक्षण करते समय हम परिवेश में उपलब्ध सामग्री प्रयोग करें और अभिनय को शामिल कर दें तो शिक्षण जीवन में सहसंबंधित होगा और रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? रुचिकर हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षण में इसके महत्व को फ्रोवेल ने सबसे पहले रेखांकित किया। आपसे पूछा जाएगा कि खेल विधि को सबसे पहले किसने बताया था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? फ्रोवेल के अनुसार लाया गया था। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा था कि गिनती का ज्ञान कराना हो
या अक्षर का ज्ञान दोनों अक्षर का ज्ञान देना हो। बच्चों की पंक्ति बनाएं, क्या बनाएं? बच्चों की पंक्ति बनाएं, उनका नाम क ख ग घ रख दें, ठीक है। फिर दौड़ लगवाएं। दौड़ में उनके स्थान की गणना में 0 1 2 3 का ज्ञान दिया जा सकता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? 1 2 0 1 2 3 का ज्ञान दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को क्या है, खेल खेल में गिनती सिखा सकते हैं, सही है। तो आप इसको समझ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे खेल विधि की कुछ प्रविधियां आ जाती हैं कि खेल विधि की के समान और कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी आएगी एक डाल्टन विधि होती है, एक होती है किंडरगार्टन विधि। ये दोनों विधियां हैं खेल विधि का ही अनुसरण करती हैं, ठीक है। तो इस विधि के जन्मदाता हल पार्क हस्ट हैं। कौन है? हल पार्क हस्ट हैं। इस विधि में बालकों की उनकी ऊर्जा क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है। उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार बांट दिया जाता है और उन पे परीक्षा और समय का कोई भी क्या नहीं होता है, बंधन नहीं होता है। तो डाल्टन योजना का प्रमुख विशेषता देखते हैं क्या है, ठीक है। तो पहला इसमें है, इस विधि के अनुसार बच्चों की परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है। क्या है? बच्चों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है। ये विधि तो वैसे अब नहीं मानी जा रही है डाल्टन विधि, क्योंकि इसमें बच्चों का उनकी ऊर्जा की क्षमता के अनुसार क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया है, मतलब उन्हें बांट दिया है। तो अभी ऐसी कोई भी विधि यूज नहीं होती है स्कूलों में जिसमें बच्चों को डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सब बच्चों को मिला के मिक्सअप करके पढ़ाना। लेकिन ये विधि है, डाल्टन विधि लाई गई है, ठीक है। इनके अनुसार तो पूछा भी जाता है। तो आगे देखते हैं। इस विधि में बालकों को उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जाती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। कैसे बन सकें? आत्मनिर्भर बन सकें। और आगे देखेंगे और कुछ की पॉइंट्स इसके हैं कि इस योजना के अनुसार विभिन्न बहुत सारी योग्यताएं आती हैं बच्चों को, ठीक है। और बौद्धिक स्तर तथा रुचियों के छात्र क्या होते हैं, उनकी अपनी इच्छा होती है। अब इसके बाद अगला है कि सुविधा तथा गति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपनी सुविधा और गति के अनुसार बच्चे इस विधि के द्वारा कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल्टन विधि जान ली है। डाल्टन विधि में आपको इनके जो लाने वाले जनक हैं उनको याद रखना है, सही है। आगे हम चलते हैं माउंटेन्सरी विधि, ठीक है। मैंने किंडरगार्टन बोला था, किंडरगार्टन नहीं, डाल्टन विधि और माउंटेन्सरी विधि, सही है। माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। तो डाल्टन विधि और माउंटेन्सरी विधि ये हमारी खेल विधि से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी जनक कौन है? मिस भाटिया माउंटेन्सरी है। कौन है? मिस भारिया माउंटेन्सरी हैं। तो इनका आपको जनक तो याद रहेंगे क्योंकि माउंटेन्सरी विधि है, तो माउंटेन्सरी उनका नाम याद रखिए। तो इस विधि का निर्माण कब हुआ था? 1907 में इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1907 में इटली में हुआ था। मतलब कि टीचर एग्जामिनर जो है पेपर बनाते समय अगर कुछ टफ बनाएगा तो वहाँ पर आपसे जो माउंटेन्सरी विधि है इसकी सन पूछ लेगा और स्थान पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1907 में इटली में किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना पूरा आएगा यहाँ पर क्या, पूरा जीवन मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में लगा दिया। किस में लगा दिया? मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में। जो माउंटेन्सरी हैं उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। तो इनकी यह विधि मानसिक रूप से पिछड़े तथा मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि पिछड़े और मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन सी विधि द्वारा शिक्षण दे सकते हैं? तो कौन सी विधि होगी? माउंटेन्सरी विधि होगी, ठीक है। तो मरिया ने सिखाने का क्रम सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इनका क्रम क्या था? क्रम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए।
तो मरिया ने सीखने का क्रम क्या बताया? सुनना, पहले बच्चा सुनता है, फिर बच्चा बोलता है, फिर बच्चा लिखता है, उसके बाद लास्ट में पढ़ता है। जबकि कि अन्य वैज्ञानिक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि बच्चा पहले लर्निंग करता है, इसके बाद क्या करता है? अन्य वैज्ञानिक जो है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि LSRW क्या है? सीखने का क्रम क्या होता है? LSRW है, लेकिन इन्होंने क्या बताया है? LSWR बताया। ठीक है, तो डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान रखिए। इन्होंने कहा है कि पहले बच्चा लिखना सीखता है, बाद में पढ़ना सीखता है, लेकिन और मनोवैज्ञानिकों के का कहना है कि पहले बच्चा जो है पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। ये आपसे अंतर पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंटेंसरी विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित ये विधि है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां आदि इस शिक्षा प्रणाली के आधार हैं। ठीक है, क्या है इसके आधार? क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि माउंटेंसरी विधि का आधार क्या है, तो स्वतंत्रता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और इंद्रियां क्या है? ये शिक्षा प्रणाली की आधार है। बच्चे देखकर, सुनकर और बच्चे देखकर, सुनकर, स्वाद लेकर तथा आकारणों के माध्यम से सीखते हैं। ये कारण होते हैं, इनके माध्यम से बच्चे क्या होते हैं? सीखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे माउंटेंसरी विधि के बारे में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट विधि होगी, अगली विधि हमारी क्या है? किंडरगार्टन विधि। क्या है? किंडरगार्टन विधि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट विधि है। ठीक है, तो इस विधि के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक ऑगस्ट फ्रोवेल हैं। क्या है? फ्रोवेल हैं इसके। तो फ्रोवेल का मानना था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। किससे? खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है? फ्रोवेल के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर खेल विधि और किंडरगार्टन विधि में कंफ्यूज ना होइए। खेल विधि अलग है और किंडरगार्टन विधि अलग है। ठीक है, तो फ्रोवेल का मानना है कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो किंडरगार्टन का अर्थ क्या है वो आप देख लीजिए। तो किंडरगार्टन का अर्थ होता है बालोद्यान, बालकों का बगीचा होता है। क्या है? बालकों का बगीचा। किंडरगार्टन का अर्थ क्या है? बालकों का बगीचा। ठीक है, तो फ्रोवेल शिक्षक को एक माली, क्या शिक्षक को माली तथा बच्चों को पौधे के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये बहुत आता है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। जिस प्रकार माली की देख रेख में पौधे बड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक द्वारा बच्चों को समय समय पर दिशा निर्देश, सहायता, स्नेह आदि के बच्चों को क्या है? सार्वभौमिक विकास होता है। बच्चों के अंदर क्या होता है? सार्वभौमिक विकास होता है। ठीक है, तो इन्होंने आपसे तो फ्रोवेल ने शिक्षक को क्या बोला है? माली बोला है, और बच्चे को बोला है पौधा बोला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस विधि में बच्चे खेल खेल के माध्यम से सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो इस विधि का जो है आज भी महत्व है, तो इसके द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। सही है, आगे चलेंगे, अगली विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अगली विधि हमारी क्या होगी बताइए? आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, और आप हमारी क्लास में टाइम से जुड़ जाएं। सही है, टाइम से जुड़ जाएं और अपना DLED का सिलेबस कंप्लीट करें और अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रशिक्षु बैच का लाभ ले सकें। अब नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर किंडरगार्टन विधि देखी है।
तो अब हमारी अगली विधि होगी समूह चर्चा विधि। कौन सी विधि? समूह चर्चा विधि। तो किसी विषय पर एक से अधिक लोगों द्वारा चिंतन और वार्तालाप करने को समूह चर्चा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि से शिक्षण करने से सुनने समझने का कौशल विकसित होता है। तो सुनने समझने का कौशल किस विधि द्वारा होता है? समूह चर्चा विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो एक लाइन में आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। समूह चर्चा प्रविधि का क्रियान्वयन 3 पदों में होता है। तो कितने पद होते हैं इसके? 3 पद होते हैं। ठीक है, प्रथम पद में क्या होता है? प्रथम पद में हम योजना बनाएंगे। ठीक है, सेकंड पद में हम क्या करेंगे? व्यवस्था करना। ठीक है, क्या है? सेकंड पद में व्यवस्था करना। थर्ड पद में क्या है? परिणामों का मूल्यांकन। क्या है? जो हमने चर्चा कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकल रहा है। ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करना। पहला हमारा क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा? योजना बनाना। द्वितीय पद क्या होगा? व्यवस्था करना। तृतीय पद क्या होगा? परिणामों का मूल्यांकन करना। सही है, तो समझ गए होंगे आप इसके तीनों पद समूह चर्चा विधि के आते हैं, तो आप कर लेंगे इजीली। ठीक है, मैं अच्छे से आपको समझा पा रही होंगी, आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया है। सारी विधियां आप अच्छे से समझ रहे हैं और आगे की विधियां आप मेरी क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी विधियां कराऊंगी, कोई भी विधि छोड़ूंगी नहीं। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे समूह चर्चा विधि का महत्व क्या है, क्यों महत्वता है इसकी। तो सामाजिकता के लिए, समाज में आपको अच्छे रिलेशन बनाना है तो समूह चर्चा विधि अच्छी है। ठीक है, समाज में कैसे सीखना है बच्चों को सिखाने के लिए क्या है, जो समूह चर्चा विधि जो होती है बहुत उपयोगी होती है। सही है, आगे देखेंगे लोकतांत्रिक क्या हो, इसका महत्व किसमें है? लोकतांत्रिक में है। थर्ड इसमें है ज्ञानवर्धन में। किसमें? ज्ञानवर्धन में। और फोर्थ इसमें है स्वतंत्रता में। क्या है? स्वतंत्रता में। ठीक है, तो आप जब अगर समाज में अच्छे सबसे मिलजुल के चलेंगे, समूह मतलब आप समूह में भी रहना आपको आता है, जिस बच्चे को समूह में रहना नहीं आता वो जीवन में नहीं कर पाता। अगर बाहर निकलता तो भी वो अकेला ही यही सोचता है कि बस उसे अकेला कहीं कुछ मिले। लेकिन आप हम मानव जो होते हैं सामाजिक प्राणी होते हैं, तो समाज के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो समूह चर्चा विधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम समाज के तौर तरीके और समाज में कैसे दूसरों के साथ हम मिलजुल के रह सकते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, तो समूह चर्चा विधि भी इसका इस तरीके से महत्व है। आगे देखते हैं। इस विधि अधिगम पर ज़्यादा जोर देती है। किस पर देती है? अधिगम पे देती है। समूह में चर्चा करने से एक ओर जहां खुलकर अभिव्यक्ति का अवसर होता है, वहीं दूसरी ओर विषय भी स्पष्ट चलता है। ठीक है, हम खुल के हम अपनी बात को रख सकते हैं समूह में। ठीक है, तो इस विधि में शिक्षार्थी दोनों ही समान रूप से सहभागिता और सक्रिय रहते हैं। ठीक है, बच्चे और टीचर्स जो हैं क्या होंगे? सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे दोनों ही यहाँ पर। ठीक है, कक्षागत अनुशासन बना रहता है और तर्क आदि मानसिक सक्रियों का बारंबार अभ्यास भी हो जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी मान लीजिए एक टॉपिक के ऊपर समूह चर्चा हो रही है। ठीक है, तो आप कुछ और कहेंगे, दूसरा व्यक्ति कुछ और कहेगा, तो इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, दूसरे के विचार हमें पता चलेंगे कि वो कैसा सोचता है, उसके बारे में हम कैसा सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में। सही, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ही अपनी महत्वता है शिक्षण में। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब हम अगली नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि हमारी है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। नाम से ही स्पष्ट है जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण को प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। ठीक है, कैसे प्रयोग करके सिखाया जाए, जैसे लैब वगैरह होती हैं, साइंस वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। तो इस विधि का आधार क्या होता है? वैज्ञानिक एवं तार्किक है। ठीक है, प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय और एकाग्र रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर होने से अधिगम स्थायी रहता है। कैसा रहता है? स्थायी रहता है। तो इस विधि में बालक के समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं, इसीलिए सीखना सरल और सहज होता है। ठीक है, ये आप इसकी क्या मान सकते हैं? इसकी उपयोगिता मान सकते हैं। ठीक है, इस विधि की। अगली इसमें प्रयोग विधि से क्रियाशीलता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? क्रियाशीलता बनी रहती है। ज्ञान प्रक्रिया दो
ज्ञान प्रक्रिया दो तरफा होती है इसमें, ठीक है। और कल्पना व व्यर्थ का अंतर पता लगता है, ठीक है। जो हम काल्पनिक चीज़ें बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्रयोग विधि से हमें जो हमारी कल्पना है उसका और जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, उसका हमें अंतर पता चलता है। सही है। तो प्रयोग विधि भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सही है। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट विधि हमारी क्या है। नेक्स्ट विधि हमारी है वाद विवाद विधि। कौन सी? वाद विवाद प्रविधि। तो महिलाओं की व्यवसाय की आवश्यकता इस विषय पर एक पक्ष है, महिलाओं का व्यवसाय करना जरूरी है, दूसरा पक्ष जरूरी नहीं है, ठीक है। जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं, क्या होते हैं? जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं तो अलग अलग मत होते हैं और दोनों को चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को वाद विवाद विधि कहते हैं। सही है। क्या कहते हैं? वाद विवाद विधि कहते हैं। जैसे हम पहले कॉलेज में थे तो वाद विवाद पे प्रतियोगिता होती थी, हम बोल रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर, दूसरा भी उसी के ऊपर बोल रहा है, फिर बाद में लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाएगा कि दोनों में से कौन अच्छा और सटीक बोला है, ठीक है। तो ये वाद विवाद प्रविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे हम शिक्षण अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उनके अंदर जो है एक दूसरों को सुनने की और एक दूसरे के विचारों को, उसके आदान प्रदान की भी क्या होती है, अच्छी उनकी पकड़ हो जाती है उस पर। सही। तो आप समझ गए होंगे इसको। आगे चलेंगे, वाद विवाद विधि का महत्व जानेंगे। क्यों महत्व बताए? तो व्यक्तित्व की स्वतंत्रता रहती है। व्यक्तित्व में क्या रहती है? स्वतंत्रता रहती है। और प्रसंग तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। जिज्ञासाएं शांत होती हैं। नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। नवीन ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है? हम कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगर आपको अपना मानसिक विकास करना है तो आप वाद विवाद कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपने फ्रेंड से वाद विवाद कीजिए, तो बहुत ही उपयोगी विधि होती है। तो माध्यमिक कक्षा में उच्च कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किसमें? माध्यमिक कक्षा में उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है ये वाद विवाद विधि। इसके बाद सुनने बोलने का कौशल विकसित होता है। क्या होता है? सुनने और बोलने का इसके द्वारा कौशल विकसित होता है। सही है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं भी आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी। सही है। तो यहाँ पर आप वाद विवाद प्रविधि का महत्व समझ गए होंगे अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है और जो बची हुई प्रविधियाँ हैं वो हम अपने पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 में हम सारी प्रविधियाँ पढ़ लेंगे, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, भले ही कितनी भी लंबी क्लास चली जाए, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी क्लास में अच्छे से आके और सारी तैयारी कर सके और अपने डीएलएड को में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।